दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है आखिरी सवाल। आग की तरह फैल गई घर में ये खबर कि जॉली बुआ ने कीमोथेरेपी लेने से इनकार कर दिया है। क्या? सबकी आंखें फैल गईं और चारों तरफ खामोशी पसर गई, पर किसी ने पूछा भी नहीं आखिर क्यों। मानो सब जानते हैं अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कीमो के दर्दीले अनुभव से गुज़रने का आखिर ये उनका आखिरी स्टेप था। पर उनके कीमो न लेने के फ़ैसले को शायद ही कोई मुझसे बेहतर जानता हो। जॉली बुआ का असली नाम ज्योति है, ज्योति वर्मा, MA इन इंग्लिश। यह उनका संपूर्ण और संक्षिप्त परिचय है। इतनी खुश मिजाज और आत्मीयता से भरपूर कि उनसे जो भी मिलता हो वह खुशी से बिल्कुल फूला न समाता था, जो देखे उनका मुरीद बन जाए। स्कूल में पढ़ाती थी, आसपास कोई भी घटना घट जाए तो कभी काउंसलर तो फिर कभी इंस्पेक्टर बन जाती थी उनकी मदद के लिए। विवाह के 6 साल तक कोई भी बच्चा नहीं होने पर उन्होंने मुझे गोद ले लिया था, मैं यानी उनकी भतीजी। लेकिन शादी की 10वीं वर्षगांठ के बाद बुआ अचानक से गर्भवती हुई। घर परिवार में खुशी की जैसे लहर दौड़ आई। सारा और तुषार 2 बच्चे हुए बुआ के, पर मेरी जगह उनकी पहली स्थान की ही रही। वे सबसे ज़्यादा केवल मुझे ही प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। फूफा जी एक कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, सालों से एक ही कंपनी में कार्यरत थे। बहुत स्मार्ट, दरिया दिल। मेरी माँ बतलाती थी कि यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है कि पति पत्नी एक ही स्वभाव वाले आपस में मिले हों। दोनों दान पुण्य मदद सरोकार से पूरी तरह से ओतप्रोत होते थे। मददगार तो ऐसे कि सरकारी अतिक्रमण में जब विभा का घर टूट रहा था और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह रोते कलपते बुआ के पास आई तो फूफा जी ने दालान के पास वाला गार्ड का कमरा बिना किसी शर्त के उसको दे दिया था और कहा था, इधर उधर कहाँ रहोगी, यहीं रहो, कोई किराया विराया नहीं लगेगा। आज से यह कमरा समझो कि तुम्हारा ही हुआ, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। विभा हमारे बड़े से परिवार के लिए खाना बनाती थी। धीरे धीरे वह हम सब की ताई बन गई। समय अपनी रफ्तार से ही चल रहा था। पढ़ाई के सिलसिले में मुझे अब गोरखपुर से मेरठ आना पड़ गया था। तब बुआ और फूफा के यहाँ से निकलकर मैं पढ़ाई करने के लिए मेरठ आ गई। दोनों भाई बहन भी दिल्ली के हॉस्टल में चले गए थे। पीछे बच गए केवल बुआ और फूफा जी। अब उनसे गर्मी की छुट्टियों में ही मिलना होता था केवल, पर मैं जब तब बुआ के पास चली जाती जब मन नहीं लगता था पढ़ाई में, या फिर बुआ की याद सताती थी। कुछ सालों से मैं देख रही थी कि बुआ अब पहले की तरह ठहाके मारकर नहीं हंसती थी, केवल चुप रहती थी, खूब लिखती रहती थी। ऐसा लगता जैसे कोई दर्द उनके सीने में पल रहा हो। जब भी हुक उठता वह अपने पन्नों पर उन्हें उतार देती थी। मैं पूछती, बुआ तुम तो सबकी पसंदीदा लेखिका बनती जा रही हो, तुम्हारी कहानियाँ लोगों के जहन में घर कर जाती हैं, कितना अच्छा लिखती हो तुम, कहाँ से इतनी वेदना उमड़ रही है तुम में, ज़रा बताओ तो। वह कुछ नहीं कहती, बस केवल शांत रहती। पर इस बार मैं उनकी चुप्पी का कारण जानने के लिए आतुर हो उठी थी। आखिर उन्होंने पाला था मुझे। मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। मेरे कंधे से टिक कर वह खूब रोईं। कारण तो फिर भी उन्होंने बताया नहीं मुझे, बस कह उठी, विपरीत स्वभाव वाले ही अच्छे जीवन साथी होते हैं, समझी। चाशनी में घुला हुआ रिश्ता तो हमें अक्सर मधुमेह की भांति अंदर ही अंदर शरीर को खा जाता है। कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगा, और फिर किसी को पता भी नहीं चलता।
बच्ची तो अब मैं थी नहीं, इसलिए मैंने उनसे कहा, फूफा जी के साथ कुछ हुआ क्या बुआ? एक फीकी सी मुस्कान से इस बार वे फिर से टाल गईं और मैं चुपचाप उसके बाद वापस चली आई। अचानक एक दिन रात को फूफा जी का फ़ोन आया, बन्नो, बुआ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लिवर कैंसर का 3rd स्टेज है, कोई होप नहीं। कहते कहते रो पड़े थे फूफा जी। हमारा रोते रोते बुरा हाल था। किसी तरह दूसरे दिन ही हमने गाड़ी पकड़कर वहाँ गोरखपुर आ पहुँचे थे। इस बार डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल का ही एक कमरा ले लिया गया था, जहाँ वे अपना आखिरी समय व्यतीत कर सके। घर के सब लोग बारी बारी से आते जाते रहते। 2 कीमो हो चुके थे, तीसरे की तैयारी थी। मैं रात में उनके पास अटेंडेंट के रूप में रहती थी। एक रात वह नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरे दिल का एक कोना रिक्त ही रह गया। इसमें केवल तुम्हारे लिए जगह थी, पर तुमने तो अपने को बांट लिया किसी दूसरी के साथ। मैं तुम्हें संपूर्ण पाना चाहती थी। प्यार का कभी बंटवारा सुना है क्या? मुझे लगा बुआ अपनी किसी कहानी का संवाद नींद में बड़बड़ा रही हैं, जिसे सुबह उठते ही वे शायद कागज़ पर लिख डालेंगी। सुबह उनके उठने पर डॉक्टर की जांच पड़ताल के बाद मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा, किसी और की कहानी क्या लिखूंगी बन्नो? मैं नहीं लिख सकती, अपनी ही जिंदगी कहानी बन गई है। बन्नो, पानी अगर सैलाब तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बाढ़ को मैंने अपने सीने में दबा लिया है ताकि मेरी सृष्टि पूरी तरह से ना डूब जाए। अब मैं खुद ही उसमें डूब जाऊंगी। उनकी बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई जब तक साफ तरीके से पूछती। फूफा जी कमरे में आ गए थे। मुझे भी उनकी दवाइयाँ लाने काउंटर पर जाना था, सो उनको बैठाकर मैं कमरे से निकल गई। जब दवाइयाँ लेकर लौटी तो दरवाज़ा हल्का सा भिड़ा हुआ था। मैं खोलना ही चाह रही थी कि बुआ की तेज़ आवाज़ सुनकर मैं ठिठक गई। इतनी तेज़ आवाज़ में इन्हें बोलते हुए वर्षों बाद सुना था। बुआ लगातार कह रही थी, अविनाश, अब तो मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। एक बार, केवल एक बार बता दो, क्या कमी थी मुझ में जो तुम हर रात विभा के पास चले जाते थे? एक बार तो कम से कम सच बोलो मेरे सामने। पागल मत बनो। पढ़ी लिखी होकर यह क्या लांछन लगा रही हो तुम मुझ पर? पढ़ी लिखी थी, इसीलिए तो अपमान और तिरस्कार की आग में खुद को जलाकर बैठी गई, पर अपने बच्चों के पापा पर कोई भी आँच नहीं आने दी। और फिर लांछन मैं क्यों लगाऊंगी भला? विभा को अपने घर लाने के बाद उस रात तेज़ बारिश हो रही थी और मेरी नींद अचानक से खुल गई, पर तुम बिस्तर पर नहीं थे। कुछ देर बाद भी जब तुम नहीं लौटे तो टॉयलेट भी खाली था। मैंने चेक किया तो तुम्हें खोजते हुए मैं नीचे गई और फिर विभा के कमरे की ओर से अंदर से अंतरंग पलों के उत्तेजित स्वर के साथ साथ तुम दोनों की दबी दबी हंसी की आवाज़ भी बाहर तक आ रही थी। मैंने साफ साफ सुना था उस रात। फूफा ने विरोध करते हुए बीच में ही बात काटनी चाहिए। विभा के कमरे की छत उस रात टपक रही थी। वह तुम्हें बुलाने आई थी। तुम्हें गहरी नींद में देखकर मैं उसका सामान और खाट खिसकाने वहाँ चला गया था, और कुछ नहीं। अविश्वास की मुद्रा में बुआ ने फिर से दलील दी। हम जब मसूरी गए थे, याद है न तुम्हें वो दिन? तुमने बच्चों को बताया कि एक अर्जेंट मीटिंग के लिए तुम्हें वापस बरेली जाना पड़ रहा है, इसलिए वे मम्मा के साथ ही अकेले ही एंजॉय करें। सच तो यह है कि तुम्हें विभा के साथ वक्त बिताना था। मैंने तुम्हारे कई साथियों को फ़ोन करके इस अर्जेंट मीटिंग के बारे में पूछा था। उन्होंने किसी भी मीटिंग की बात नहीं स्वीकार की थी। तब मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे झूठ बोलकर वहाँ से निकले हो। बुआ अब थक रही थी, आवाज़ धीमी पड़ रही थी।
अविनाश, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार थे। किसी धोखेबाज के साथ जीवन के 30 साल बिताना, और वह भी सब कुछ जानते हुए, रोज़ रोज़ जहर पीने जैसा था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे अपने पास बुलाने की ही ठान ली। फूफा जी भी अब बिल्कुल शांत खड़े थे। अंदर शांति होते देख मैं सीढ़ी की ओर चली गई। फूफा जी कभी भी कमरे से बाहर निकल सकते थे। मेरे पैर थरथरा रहे थे, पर मुझे अब भी नॉर्मल ही रहना था बुआ के सामने। फूफा जी के निकलते ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई। बुआ के माथे पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा, थकी थकी क्यों लग रही हो बुआ? क्या हुआ? बुआ ने मेरे हाथ को थामकर उसे चूम लिया, फिर मुझे अपने सीने से सटाकर देर तक मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। उनसे छुपाकर मैं भी अपने आंसू पोंछती रही। वो कठिन पल कैसे बीते मेरे लिए मैं ही जानती हूँ। मैं उन्हें आभास नहीं होने देना चाहती थी कि फूफा जी से उनकी हुई बातें मैंने सुन ली हैं। फिर मुझे अलग करते हुए पूछने लगी, बन्नो, तू खुश है ना राज के साथ? हाँ बुआ, बहुत ध्यान रखते हैं वो मेरा। अच्छी बात है, पर याद रखना, साए की तरह रहकर भी पुरुषों का दोहरा चरित्र तुम कभी भी नहीं जान पाओगी। पुरुष आकाश हैं और नारी धरती। वह झुकता है, निहारता है, चमकता है, गरजता और कुहराता है, और अंतहीन विस्तार में जहाँ मन होता है वहाँ चला जाता है। स्त्री तो धरती माँ है, सब कुछ केवल सहती है, उसके भार को, आंधी पानी और तेज को। अपनी गोल परिधि में वह वहीं पहुँच जाती है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसका जीवन एक चक्र की भांति होता है। कभी थोड़े बहुत परिवर्तन हुए तो हुए, नहीं तो कमोबेश एक सा ही रहता है। वह अपने आप में ही समाई हुई रहती है। अगर मैं चाहती तो उन्हें फूफा जी के बारे में बताने को बाध्य कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि इस राज को मैं राज ही रहने दूं और किसी को भी इस बारे में पता ना चले। बिन फूफा जी का नाम लिए आखिर वह बता तो रही ही हैं। इनसे उनका मन भी हल्का हो जाएगा। मैंने पूछा, ऐसा कैसे कह सकती हो बुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सब पुरुष एक जैसे तो नहीं होते ना, और ना ही सभी महिलाएं सहनशील। उन्हें अत्याचार का प्रतिरोध करना आता है। वे खुद के लिए लड़ सकती हैं। प्रतिरोध तब करे ना जब उसकी नज़रों से गुजरे। कुत्ता जात है मर्द, 4 घर का खाना खाकर ही अपना पेट भरता है, और दोनों का भी। बुआ ने बेहद ही नफरत से कहा। कड़वाहट से भरी बुआ पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी उनकी दवाइयों के साथ डॉक्टर और नर्स कमरे में दाखिल हुए। मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई। उसके बाद बुआ देर रात तक सोती रही। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार बार फूफा जी का चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। बुआ जी को पाना किसी भी पुरुष के लिए एक उपलब्धि के भांति थी। इतना शांत, सौम्य और ज्ञानी व्यक्तित्व। फूफा जी ने उन्हें सचमुच धोखा ही दिया था। कितना कठिन होगा किसी स्त्री के लिए उस आदमी के साथ निभाना और उसके साथ एक ही घर में रहना जो उसके दूसरे रिश्ते को भी जानती है। स्त्री विमर्श पर ओजपूर्ण भाषण देने वाली बुआ ही चली गई थी। पूरी तरह से उन्हें धोखा ही मिला था। शायद इसलिए बाद के दिनों में वह ऐसे कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं जाती थी। आश्चर्य यह था कि घर में दादा दादी की अनुभवी आंखें भी इसे ताड़ नहीं पाई। बड़ी हैरानी की बात है। थोड़ी दूर पर रहने वाले चाचा चाची का सुबह शाम उस घर में आना जाना था, पर सबकी नज़रों में उनके लल्ला के प्रति विश्वास का पानी इस कदर चढ़ा हुआ था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका। और हम लोग भी उसी घर में रहते थे। हमने भी भला कब जाना। वे भाताई के लिए
कपड़े लाना, दवाइयाँ लाना, उन्हें छोटी मोटी चीज़ें उपलब्ध कराना हमारे लिए उनका ध्यान रखने जैसा ही था। हम क्यों नहीं समझ पाए अंदर ही अंदर टूट रही बुआ की स्थिति को। दूसरे दिन नियत समय पर फिर फूफा जी उसी समय आ गए थे और उनके सामने आकर खड़े हो गए। मैं उस समय बालकनी में कपड़े डाल रही थी। फूफा जी आते ही बुआ के ललाट पर हाथ फेरते हुए वहीं उसके पास बैठ गए। मुझे आज भी बाहर चले जाना था। काउंटर से कुछ लाने के बहाने मैं फिर वहीं से कमरे से निकल गई। दरवाजे को हल्का खींचा ताकि अंदर की बातें मैं साफ साफ सुन सकूं और देख भी सकूं। आखिर हक बनता है मेरा, मैं उनकी बेटी जैसी ही हूँ। फूफा जी ने उनसे पूछा, रात को नींद आई थी? डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज की? बुआ ने हाँ हूँ करके संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर उन्होंने थोड़ा ठहर कर कहा, अविनाश, सुलभा काकी की बेटी की गोद भराई के समय जब बिजली चली गई थी तो सभी अंधेरे में अपनी अपनी जगह पर थे, पर जब लाइट आ गई थी तो तुम और विभा रूम में दोनों जन नहीं थे। कहाँ चले गए थे? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बुआ जी ने बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह यह सवाल पूछा था ताकि फूफा जी सही उत्तर दे ही दें, पर खिसियाए बिल्ली सा मुंह बनाकर फूफा जी वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने कहा, अब तक दिमाग नहीं शांत हुआ है तुम्हारा? अब तक वही के बकवास सवाल, ये फालतू बातें बंद नहीं होंगी तुम्हारी? यही सुनने आता हूँ क्या मैं तुम्हारे पास? इससे अच्छा तो मैं ना आऊँ। आज बुआ के स्वर में घोर निराशा और टूटे हुए सब्र के भाव थे। वह बहुत शांत भाव से अब आगे बोली, अविनाश, अब तो ये बातें सदा के लिए ही बंद हो जाएंगी। तुम तो जानते ही हो कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उसके बाद तो तुमसे यह सवाल कोई भी नहीं करेगा। बस एक बार स्वीकार कर लो, नहीं तो जान भी इस बोझ को लिए हुए नहीं निकलेगी मेरी। बस एक बार सच कह दो। फूफा जी सिर झुकाकर सुन रहे थे, जैसे मौन भाव से अपने अपराध कबूल कर रहे हो। बुआ ने आगे कहा, मेरे मन का एक कोना मुद्दत से खाली है। तुम्हारे साथ की रूमानी कल्पनाएं भी अब बिल्कुल क्षीण होती गई हैं। तुम्हारे साथ अंतरंग संबंध बनाते समय यही भावना होती थी कि शायद इस बार तुम्हारे कपड़ों से तेल मसालों की गंध मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं पूरी तरह गलत थी और हर बार मैं गलत साबित होती गई। वहीं विभा के पसीने की गंध में तुम्हारे शेविंग लोशन की परिचित सी खुशबू आती रहती थी और तुम्हारे बनियानों से हल्दी के दाग दिखते। मेरे स्थान पर एक बार खुद को रखकर देख लो अविनाश, फिर बताओ, क्या 30 साल का लंबा सफ़र मेरे साथ तुम निभा पाते? सच सच बताओ, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? मैं भले ही दकियानूसी नहीं थी, पर अपने प्यार के अधिकार को बंटने भी नहीं देना चाहती हूँ। अब तो सच बताओ अविनाश, मेरे विद्रोह पर बच्चे तनावग्रस्त हो जाते, उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती थी, इसलिए मैं चुप रही। सास ससुर द्वारा तुमको दिए हुए संस्कार जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व था, जुठला जाते। मैंने सब कुछ देखते हुए स्वयं को गूंगी बहरी बना दिया था, एक जीवंत आत्मा को मृतप्राय बना दिया था, केवल उन सभी लोगों के लिए। एक ज़माने में उस उक्ति का पुरजोर विरोध करती थी कि पुरुष सदा ही व्यक्त होते हैं, स्त्रियां अव्यक्त, पर खुद पर पड़ा तब जान पाई कि पति पत्नी की प्यार की था से ही संतुष्टि के मोती निकलते हैं, वरना कभी भी वहाँ खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। तुम अपने बच्चों के आदर्श पापा और अपने माता पिता के संस्कारी पुत्र ही बने रहोगे, इस बात का मैं तुम्हें वादा देती हूँ।
अचानक फूफा जी ने मौन व्रत तोड़ते हुए अपराध भाव से कहा, वो उस दिन गलती हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। बुआ जी ने झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए उनके होठों पर अपनी उंगली रख दी। शायद वो उन्हें आगे बोलने से मना करना चाहती थी। वे अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उन्हें जो सुनना था वे सुन चुकी थी। किसी दिलासे या किसी बहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी अब उन्हें। अब वे पूरी तरह से संतुष्ट थी। अविनाश, तुम्हारे प्यार की कसक को मैंने अपने गीतों और नज़मों में ढाला है। कभी पढ़ना उन्हें। बच्चों के सामने चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देती थी मैं उनकी खुशी के लिए। पर उस मुस्कुराहट के पीछे तुम्हें खोने का दर्द मेरे इस कैंसर में ढल चुका है। शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। शरीर से जल्दी ही मुक्त हो जाऊंगी, पर मन से तो तभी विरक्त हो चुकी थी जब विभा के कमरे से तुम्हें पहली बार विजयी मुद्रा में बाहर आते हुए देखा था। यह किसी भी पत्नी के लिए देखने वाली बात नहीं थी। कहीं न कहीं हमारे अच्छे दिनों का एहसास मेरे मन के रिक्त कोने को सींचता रहा था, हमेशा हमेशा से, जिससे मुझे जीने की ऊर्जा मिलती थी और मैं अब तक जिंदा रही हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण अपने बच्चों में मैं जीवित पाती थी, वही एक जीने की वजह थी। उन्हें बड़े होते देखना, हम दोनों के प्यार को फलते फूलते हुए देखना था। फूफा जी की आंखों से अब टप टप आंसू बह रहे थे। आखिर वे अपराधी तो थे ही। अब मैं कमरे के बाहर ज़्यादा नहीं रुक सकती। मैं चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई कि मेरी सिसकियों की आवाज़ कोई सुन न ले। बुआ जी या शायद फूफा जी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि बुआ के कीमो लेने का अब कोई कारण शेष नहीं बचा है, क्योंकि वे जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। कोई कारण ही नहीं बचा था जिंदा रहने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।